गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जियोग्राफी का जो 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके आगे बढ़ाते हुए वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो पिछली हमारी जितनी भी वीडियोस थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि वाटर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे वाटर साइकिल होता है, ओशन में पानी है, वाटर है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, जो ओशन का जो पानी सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन है, उसके को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो आज हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स। करके जब आप मान लो बीच पर खेल रहे हो और आपने एक बॉल को वाटर में थ्रो कर दिया किसी ओशन के उसमें, तो क्या होगा। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। और कह रही है बड़ा ही अच्छा लगेगा हम देखने में, फन होगा, आनंद आएगा हमें देखने में कि कैसे जो बॉल है वो वापस क्या है किनारे पर आती है, वेव्स उसको धक्का देकर वापस किनारे पर लाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। करके जब पानी हो ओशन का जो सरफेस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ओशन का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो एक बार ऊपर गिरते हैं, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। इस तरह से अल्टरनेटली जो वेव्स हैं वो क्या होती है, राइज होती है, फॉल्स होती है, राइज होती है, फॉल्स होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट ए हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। यानी कि जब स्टॉर्म होता है, जब तूफान आता है, तो उसमें जो विंड्स हैं वो बड़ी तेज़ी से हाई स्पीड के साथ बहती हैं और उनको ही हम ह्यूज वेव्स बोलते हैं। ठीक है। दीज में कोज टर्मेंडस डिस्ट्रक्शन, और इनसे काफ़ी नुकसान भी होता है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक इरप्शन और ए अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। क्योंकि जब उसके अंदर अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो इरप्शन होता है या कोई भी इसके नीचे जो ओशन के नीचे जो लैंडस्लाइड होती है, तो उससे पानी बहुत बड़ी मात्रा में पानी क्या होता है, शिफ्ट होता है, यानी उससे आगे बढ़ता है। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कोल्ड सुनामी, और इसी का एक रिजल्ट है, परिणाम है कि जो विशाल जो वेव्स होती हैं, टाइडल वेव्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। सुनामी क्या होता है, मान लो हमारा ओशन है, उसमें अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक आएगा तो सरफेस में क्या होगी, हलचल मचेगी। अगर सरफेस पे हलचल मचेगी तो पानी में भी हलचल मचेगी, और पानी क्या होता है, एकदम स्पीड से क्या आता है, वो हमारे किनारों की तरफ आता है ऊंचाई के साथ, उनको हाई वेव्स के साथ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। सुनामी है ये मे बी हाई एज 15 मीटर ईच फॉर्म, करके ये 15 मीटर की ऊंचाई तक भी हो सकती है, उनकी वेव्स की जो लेंथ है वो 15 मीटर तक भी हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वॉज 150 मीटर हाई, और जो सबसे लार्जेस्ट जो सुनामी आया था उसकी अगर वेव को जब मेजर किया गया तो 150 मीटर तक उसकी हाइट पाई गई। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर्स, और जो ये वेव्स होती हैं इनकी जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। आप सोचो कितनी स्पीड से चलते हैं। द सुनामी ऑफ 2004 caused वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। यानी जब 2014 में जब सुनामी आई थी तो उसने बहुत सा बड़ा एक कोस्टल एरिया उसको डैमेज कर दिया था, और द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। और जो इंदिरा पॉइंट था, जिसको हम बोलते थे कि जो हमारा इंडिया है उसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता था, हम इसको इंदिरा पॉइंट बोलते थे, और वो अब क्या हो गया है, वो सबमर्ज हो गया है, जो हमारा समुद्र है उसमें विलीन हो गया है। कब, 2014 में जब सुनामी आई थी तब, और वो कहाँ पर था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में था। सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। तो सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक होक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004 के 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी या हार्बर जो वेव थी उन्होंने इंडियन ओशन को स्ट्रक किया, टकराई थी, और द वेव्स वॉज रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, और जो वेव्स उठी थी वो अर्थक्वेक की वजह से आई थी, एंड दैट हैड इट एपी सेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा।
और उन्होंने उसका जब एपी सेंटर देखते हैं तो वो कहाँ पे पाया गया था, सुमात्रा में पाया गया था, वेस्टर्न बाउंड्री पे। और द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वॉज 9.0 ऑन द रिएक्टर स्केल, और रिएक्टर स्केल पर वो कितनी मापा गया था, अर्थक्वेक 9 पॉइंट मापा गया था। ठीक है, तो अर्थक्वेक को जो मापने का जो तरीका है वो रिएक्टर स्केल है, स्केल पर ही इनको मेजर किया जाता है। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वॉज ए सडन मोमेंट ऑफ द सी फ्लोर कोजिंग द अर्थक्वेक। उसमें क्या हुआ था कि जो इंडियन प्लेट्स हैं वो बर्मा प्लेट्स के नीचे चली गई थी, और जिससे अचानक से मूवमेंट हुई थी सी के फ्लोर पर, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया था। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्ड इन ए डाउनवर्डली डायरेक्शन। और उसमें क्या हुआ कि जो ये जो सडनली मूवमेंट आया था उसकी वजह से जो ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस हो गया था लगभग 10 से 20 किलोमीटर, और वो झुक गया था एक साइड की तरफ। ठीक है, ए ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। और एक बड़ी मात्रा में जो पानी था वो उस गैप को भरने में चला गया। जो सरफेस था वो 2 से 20 मीटर क्या हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था, तो उसमें पानी भर गया था। The marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land mass in the South and Southeast Asia after thrusting of the Indian plate below the Burma plate. The water mass rushed back towards the coastline। के जैसे ही जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे गई तो जो पानी था वो किसकी तरफ भागा, मतलब दौड़ के लगा कोस्ट लाइन की तरफ। कोस्ट लाइन क्या होते हैं, जो हमारा ओशन या होते हैं उनकी जो किनारे होते हैं जहाँ से लैंड और ओशन शुरू होते हैं, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, सुनामी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी की जो वेव्स थी उनकी स्पीड कितनी थी, लगभग 800 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उन्होंने ट्रैवल किया था, चली थी। और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। और उसने क्या किया था कि जो अगर हम कंपेयर करें कमर्शियल एयरक्राफ्ट से, तो उसका ने कम्प्लीटली उसको क्या कर दिया था, वॉश्ड अवे कर दिया था, उसको भागकर ले गई थी। इसी तरह से पूरा है कि सम ऑफ द आइलैंड इन इंडियन ओशियन, द इंडियन इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो दैट मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गोट कम्प्लीटली सबमर्ज। और इसे अगर हम क्या करेंगे, जो आइलैंड था इंडियन ओशन का वो बह गया था, जिसे इंदिरा पॉइंट था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट था हमारा इंडिया का, वो भी क्या हुआ था, कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया था, ओशन में डूब गया था। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave's length decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour। यानी कि जैसे जैसे ये वेव्स मूव करती रही अर्थक्वेक के एपीसेंटर से, जो सुमात्रा में था उसका एपीसेंटर, और जो अंडमान निकोबार की तरफ गई, फिर उसके बाद श्रीलंका की तरफ गई, तो उनकी जो लेंथ थी वो घटनी शुरू हो गई थी, उनकी जो डेप्थ थी वाटर की वो भी कम होनी शुरू हो गई थी, और उससे उनकी स्पीड भी क्या होती, डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। 700 से 900 किलोमीटर पर आवर जब चली थी, और वो लास्ट में 70 किलोमीटर पर आवर तक हो गई थी। जैसे जैसे जब हमारा जो एपीसेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है कि वेव्स की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होती है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सुनामी वेव्स ट्रेवल अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन 1 लाख ऑफ हाउस। क्योंकि जो ये वेव्स जो चली थी लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक चली थी कोस्टल एरिया में, उसकी वजह से लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और लाखों हाउस इससे इफेक्ट हो गए थे। और अगर हम इन इंडिया की बात करते हैं तो वर्स्ट अफेक्टेड वॉज कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इनका यहाँ पर जो हमारे कोस्टल एरिया में जो पड़ते हैं स्टेट्स, इनमें उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं। While the earthquake cannot be predicated in advance, it is possible to give a 3 hours notice of a potential tsunami। क्योंकि जो अर्थक्वेक है उसको हम पहले से
एडवांस में हम प्रेडिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि 3 से घंटे से पहले नोटिस किया जाए, कुछ पोटेंशियल संभावना जताई जा सकती है सुनामी की, जैसे सच एज अर्ली वार्मिंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन. Tsunami are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the पैसिफिक ओशन. कह रही कि जो ये ऐसे जो वार्निंग सिस्टम होते हैं, ये ऐसे प्लेस पे लगाए जाते हैं जैसे कि पैसिफिक ओशन है. क्यों? क्योंकि जो इंडियन ओशन है वहाँ पर नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है वो ज़्यादा एक्टिविटी होती है, सिस्मिक एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू इंडियन ओशन. ठीक है, तो इसीलिए इंडियन ओशन में इसकी ऐसे सिस्टम नहीं लगाए गए थे, जिसकी वजह से पता नहीं चला. और द सुनामी दैट रिवेज द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन December 2014 इज द मोस्ट डिवेस्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 years. अगर हम सुनामी को देखते हैं जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन में जो आई थी, तो 2004 दिसंबर में जो आई थी वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक थी अगर हम पिछले 100 सालों का एवरेज निकालते हैं. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian सिस्टम. और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था प्रॉपर्टी का भी, और उसका रिजल्ट ये था कि जो मॉनिटरिंग थी वो उसकी कमी थी, और शुरू से जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम थे वो नहीं थे, उनकी नॉलेज कम थी, और जिसकी वजह से जो हमारे जो इंडियन ओशियन था उसके जो कोस्ट थे वो उनको नुकसान पहुंचा था. द फर्स्ट इंडियन इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड withdrawal of water from the coastal region followed by destructive waves. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. क्या कि जो फर्स्ट इंडिकेशन था सुनामी का वो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा था कि जो पानी है वो विथड्रॉ हो रहा है, ऊपर उठ रहा है कोस्टल रीजन में. लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है कोस्टल एरिया में, और उन्होंने ऊंचाई पे जाने की बजाय वो वहीं खड़े होकर देख रहे थे, उस भयानक व्यू को देख रहे थे. उनको नहीं पता था कि इतना बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा, और इसका रिजल्ट ये निकला कि बड़ी मात्रा में जो लोग थे वो वहाँ देखते हुए ही क्या हो गए, और वे उसमें समा गए, क्योंकि वो उनको देख रहे थे और उधर वो बह गए. टाइड का अगर हम पढ़ते हैं तो टाइड्स द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड्स. टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स में हमारा जो ओशन वाटर है वो दिन में एक बार उठता है और एक बार गिरता है, तो उसको 2 बार उठता है 2 बार गिरता है, तो उस रिदम को ही हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं. इट इज़ द हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. जब पानी ऊपर उठता है हाईएस्ट लेवल पर तो उसको हम हाई टाइड बोलते हैं, और जो लो टाइड होता है जो पानी नीचे गिरता है, सबसे जब नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो टाइड्स बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में इसको जवार भाटा बोलते हैं, उच्च जवार, और ठीक है नीचे वाले को भाटा बोलते हैं. ऊपर गिरने को ज्वार बोलते हैं, नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं. ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है कि जो टाइड्स है किसकी वजह से आते हैं, तो टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे ये हमारी सन है और ये ब्लू वाली हमारी अर्थ है और ऊपर जो हमारा मून है, तो इसमें ग्रेविटेशनल के बारे में बताया गया है, सारा सिस्टम है इसमें कि द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कोज द टाइड. कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन और मून का जो हमारी अर्थ पर, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and caused high tide. कह रही कि जब पानी मून के पास में होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी ग्रेविटी की वजह से जो पानी है वो ऊपर उठता है. ठीक है, और उसको हम हाई टाइड्स बोलते हैं. ड्यूरिंग द फुल मून द न्यू मून डेज द सन द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट.
देखो इसमें दे रखा है, ध्यान से देखना है। जब दो तीनों एक साइड में होते हैं, मून बीच में होता है, इधर सन है इधर अर्थ है, तो इस दिन हम क्या होता है कि अमावस होती है, नहीं सॉरी पूर्णिमा होती है। और इसी दिन क्या होता है कि जो हाईएस्ट टाइड आता है, उच्च ज्वार आता है, ठीक है। दिस टाइड्स आर कोल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इसको हम स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं। बट व्हेन द मून इज़ इन द इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब वो लास्ट और फर्स्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन वेव गेट्स ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशन पुल्स एंड सन द मून रिजल्टिंग द लो टाइड्स। जब बीच में हमारी अर्थ होती है और इधर सन मून होता है, इधर सन होता है, तो सन की जो हीट है उसको रिसीव नहीं कर पाता है हमारा मून, और उस दिन अमावस होती है, और उस दिन क्या होता है, लो टाइड्स आता है, ठीक है। बट द मून इज द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशंस वेव्स गेट डाउन, सॉरी आगे पढ़ते हैं। दीज टाइड्स आर कोल्ड नीप टाइड्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स बोलते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। जो हाई टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प करता है, यानी जब हमारी ये चलते हैं, हमारे शिप वगैरह चलते हैं तो उसमें हेल्प करता है। जब हाई टाइड्स होता है तो क्या होता है, उससे जो शिप होते हैं वो हमारे किनारे पर आ जाते हैं, ठीक है। और जब दिस हेल्प टू शिप द अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, उसी की वजह से जो हार्बर क्या होता है, जहाँ पे हमारे शिप खड़े होते हैं ना, तो उन पे आसानी से उनको लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि शोर है उसको धकेल देती है पीछे से। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। और हाई टाइड की वजह से शिपिंग में भी हेल्प होती है, क्यों, क्योंकि जब लहरें आती तो अपने साथ भागकर मछली लेके आती हैं, और वो मछली सारी कहाँ पे, किनारे पर गिर जाती हैं और पानी वापस चला जाता है, जिससे कि फिशिंग करना ईजी हो जाता है, ठीक है। फिशरमैन है उसको बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलती हैं, फ़िश मिलती है, उनको कैच करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से जो है दिस अनेबल फिशरमैन टू सॉरी द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस। कई जगह पर क्या होता है, जो पानी हमारे ऊपर उठता है फिर गिरता है, तो उसकी वजह से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली वीडियो में, ठीक है।